सुपरमून के दिखने के बाद अब 13 और 23 मई को दोबारा आकाशगंगा में हलचल देखने को मिल सकती है। इन 2 दिनों में 2 कॉमेट या पुच्छल तारे पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेंगे। 13 मई, इस दिन पृथ्वी के पास से स्वान पुच्छल तारा कॉमेट स्वान गुजरेगा। इसका तकनीकी नाम कॉमेट स्वान C2020F8 है। यह काफी चमकीला दिखाई देगा। इससे हरे रंग का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा, हालांकि इसकी पूंछ नीले रंग की होगी। स्वान पुच्छल तारा धरती से करीब 7.5 करोड़ मील दूरी से होकर गुजरेगा। यह उन पुच्छल तारों में से एक होगा जिन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा। 13 मई को यह पृथ्वी से बहुत साफ दिखाई देगा। इसे वी आवर्स में देखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग मीन्स रात के 1 बजे से 4 बजे के समय काल को वी आवर्स कहा जाता है। यह तारा दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में या इस महीने के अंत में दिखाई दे सकता है। स्वान को सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वर सोहो अंतरिक्ष यान के सोलर विंड एनिसोट्रॉपिस स्वान नामक कैमरे से ली गई तस्वीरों से खोजा गया था। इसी कारण इसका नाम स्वान पड़ा। यह खोज इसी साल मार्च 25 को ऑस्ट्रेलिया के माइकल मैटियाजो ने की। इसका अपना ट्विटर अकाउंट भी है, जहां आप इसकी लोकेशन और इसकी इंफॉर्मेशन को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा कॉमेट C2019Y4 एटलस है, जो 2020 का सबसे चमकीला धूमकेतु माना जा रहा था, लेकिन अप्रैल के महीने में यह आश्चर्यजनक तरीके से टूटकर कई टुकड़ों में बंट गया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप में से एक हब्बल ने इस घटना की खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। इन तस्वीरों में इस कॉमेट के कई हिस्सों में टूटते देखा जा सकता है। हर टुकड़ा एक घर के आकार का है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है इसके अंदरूनी बर्फीले हिस्से टूटने लगे थे, जिसके चलते इसकी चमक कम होती जा रही थी। एटलस का बिखरना तब कन्फर्म हुआ जब एस्ट्रोनॉमर होजे टी किरोज ने इसके 3 हिस्सों की तस्वीरें 11 अप्रैल को ली थी। एटलस की चमक जैसे ही कम होने लगी, इसके टूटने की आशंका होने लगी। हबल की तस्वीरों से पता चलता है कि यह 20 से 23 अप्रैल के बीच टूटा होगा। यह कॉमेट रोबोटिक एस्ट्रोनॉमिकल सर्विस सिस्टम एटलस यानी एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने हवाई में दिसंबर 2019 में खोजा था। इसी कारण इसका नाम एटलस रखा गया। यह मार्च के मध्य तक बेहद तेज रोशनी का हो गया था और एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद थी कि यह दशकों में सबसे चमकीला कॉमेट हो सकता है। हालांकि आखिरकार यह कई टुकड़ों में बिखर गया। वहीं इस पर शोध कर रहे टीम के लीडर क्वांजी ये ने कहा कि यह एक रोचक घटना है, 1-2 दशकों में एक बार ही हो पाती है। ज्यादातर पुच्छल तारों का टूटना बहुत ही धुंधला होता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि हबल ने जो स्पष्ट तस्वीरें भेजी हैं, उनसे इस कॉमेट के टूटने की घटना के बारे में नए सुराग मिल सकते हैं। यदि इस धूमकेतु का कोई हिस्सा बच गया होगा, तो वह पृथ्वी के सबसे निकट से आगामी 23 मई को गुजरेगा और उस समय यह पृथ्वी से करीब 11.6 करोड़ किलोमीटर दूर होगा और तब हो सकता है हमें इसकी झलक आसमान में मिल जाए। उसके 8 दिन बाद यह सूर्य से 4 करोड़ किलोमीटर दूर से गुजरेगा। आपको बता दें कि हबल टेलीस्कोप 24 अप्रैल 1990 को 30 साल पहले लॉन्च हुआ था। इतने सालों में यह नासा की सबसे लंबे तक सक्रिय रहने वाली ऑब्जर्वेटरी बन चुकी है। हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थित सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। चलिए थोड़ा कॉमेट यानी धूमकेतुओं के बारे में समझते हैं। धूमकेतु सौरमंडल के ही भाग होते हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 6 से 200 वर्ष लगाते हैं। कुछ धूमकेतु जिनका पाथ लंबा होता है, एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगा सकते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और ऑर्गेनिक मिक्सचर के बने होते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं, न्यूक्लियस यानी नाभिक, कोमा और उसकी टेल यानी पूंछ। नाभिक यानी न्यूक्लियस धूमकेतु का केंद्र होता है, जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। इनमें मिथेनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इथेनॉल और ईथेन जैसे कार्बनिक यौगिकों के साथ साथ शायद लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन और अमीनो एसिड जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रोजेटा स्पेसक्राफ्ट, जो एक कॉमेट 67P का चक्कर लगाते हुए इस बात की पुष्टि कर चुका है कि धूमकेतु की धूल में अमीनो एसिड ग्लाइसिन पाया गया था। ग्लाइसिन जीवों में पाई जाने वाली प्रोटीन का मुख्य भाग होता है। इस खोज ने इस बात की आशंका को बल दिया है कि हो सकता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का मुख्य कारण कॉमेट ही रहे हों। नाभिक के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभिक तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है, जिसे टेल कहा जाता है।
जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है, सोलर रेडिएशन के प्रभाव से नाभिक की गैसों का वाष्पीकरण वेपराइजेशन हो जाता है। इससे कोमा का आकार बढ़कर करोड़ों मील तक हो जाता है। कोमा से निकलने वाली गैस और धूल लंबी पूंछ का आकार ग्रहण कर लेती है। सोलर विंड के कारण यह पूंछ सूर्य से उल्टी दिशा में होती है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है, पूंछ का आकार बढ़ता जाता है। ऐसा माना जाता है धूमकेतुओं का जन्म सोलर सिस्टम में दो स्थानों से होता है। पहला काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट नेपच्यून ग्रह की ऑर्बिट से शुरू होता है और सोलर सिस्टम के बड़े भाग में फैला रहता है। और कॉमेट का दूसरा सोर्स उर्ट क्लाउड है, जो सोलर सिस्टम के किनारे पर बहुत दूरी तक फैले हुए हैं। धूमकेतुओं के नाम उसके खोजकर्ता पर रखे जाते हैं। कई धूमकेतुओं की खोज टेलीस्कोप जैसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से होती है। ऐसे धूमकेतुओं के नाम इन टेलीस्कोप यानी ऑब्जर्वेटरी पर रखे जाते हैं, जैसा आपने देखा एटलस के केस में। कुछ थ्योरीज का मानना है कि पृथ्वी पर भारी मात्रा में पानी लाने वाले धूमकेतु ही रहे होंगे। पृथ्वी के निर्माण के बाद कोई धूमकेतु धरती से टकराया होगा। धूमकेतु की बर्फ पिघल गई होगी, जिस कारण पृथ्वी में भारी मात्रा में जल पहुंचा होगा। होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो 13 और 23 मई को इस खगोलीय घटना को जरूर देखिएगा। बहुत सारी वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट इनकी हर जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मैं भी इसकी जानकारी अपने फेसबुक पेज पर लगातार देता रहूंगा। धन्यवाद।